बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं और दुनिया भर में कोरोना वायरस से जो मजमूई तौर पर अमवात हैं वो 32,96,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कल सूबा सिंध ने एक दिन की छूट दी थी और ख़रीदारी मज़ीद करने की इजाज़त दी थी, लेकिन जो आखिरी दिन थे उस दौरान जो SOPs की खिलाफ वर्जी हुई, जो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई, खुदा की पनाह चाहिए। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लॉकडाउन के दौरान भी कुछ कारोबारी तबका या कुछ माशरे में मौजूद अफराद का ऐसा गिरोह मौजूद है जो ये समझता है कि छुप छुपा के काम करना, कारोबार करना और हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज करके खिलाफ वर्जी करके कुछ काम करना बहादुरी और हुनर होता है। अब भी ऐसे अफराद मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाइयाँ भी अमल में आ रही हैं, मुख्तलिफ दुकानदारों पर पर्चे भी काटे जा रहे हैं। बात तो यहाँ तक आन पहुँची है, कुछ देर पहले की खबर है कि बहुत सी खातीन जो है वो लाहौर शहर में बैग उठाए सड़कों पर रवां दवा है कि शायद कोई दुकान खुली मिल जाए जहाँ से खरीदारी कर सकें। हमारी आवाम का इस वक्त इदराक का लेवल ये हो चुका है कि हम समझने से कासिर हैं कि हमें किस वबा का सामना है और कौन सी मुश्किलात का सामना है। अगर हुकूमत ने छूट दी थी तो उस छूट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था। अगर हफ्ता और इतवार को ट्रांसपोर्ट्स को छूट दी गई तो वहां पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी देखने में आई और मुख्तलिफ शहरों में बसें तहवील में ले ली गई हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आने वाले दिन हमको किस तरीके से गुजारने हैं, किस हद तक तशवीश को बरकरार रखना है और किस हद तक हौसला बुलंद रखना है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं माहिर अमराज डॉक्टर राना मोहम्मद जवाद साहब, वाइस चांसलर स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब और डॉक्टर सोमिया इक्तदार साहिबा हैं, मेंबर हैं कोरोना एडवाइजरी कमेटी की। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर जवाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूं। कहा यह जाता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है ये शिद्दत इख्तियार कर गई है, ये एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या समझते हैं, अवाम को क्या समझाएं? हम हर डॉक्टर का नुक्ता नज़र जानना चाहते हैं क्योंकि इस वबा का पहली बार सामना है तो हर एक मुशाहिदा नया तजर्बा फराहम करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तीसरी लहर में शिद्दत किस बुनियाद की वजह से है और शिद्दत में कमी किस तरीके से हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। ये बिल्कुल सही बात है कि तीसरी लहर या तीसरी वेव जो है ये पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है और होती है, क्योंकि जिन ममालिक में ये पहले हो चुकी है वहाँ हमने यही देखा है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर पहले से बड़ी आती है और जो तीसरी लहर आती है वो पहली दोनों लहरों से बड़ी आती है। तो पाकिस्तान में भी हम इस वक्त तीसरी लहर गुजर रहे हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि हमारे 4-5 हज़ार रोज़ाना के केसेस की एवरेज है। तो खुदा ना खास्ता ये पिछले साल भी हम इसी तरह हमारे स्टेबल हुए थे केसेस रमज़ान के आखिरी दिनों के अंदर, और बड़ी उम्मीद थी कि शायद अगर हम ये इसी तरह रहें तो हम पहली वेव को हम जल्दी ख़त्म कर सकते थे। लेकिन फिर आखिरी ईद के 10 दिन आ गए और लोगों ने वही किया जो आज कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे शॉपिंग्स की तरफ निकल गए, एक दूसरे से मिलना जुलना, शाम को मार्केटों में, इबादत गाहों में, हर जगह रश बग़ैर SOPs को फॉलो किए। तो उसका नतीजा ये निकला कि आपको अगर याद हो कि हम मई में जब केसेस हम स्टेबलाइज करने के बाद दोबारा पीक उस पहली पीक के अंदर आई और हम जून के मिडल तक गए, और वो जो केसेस रोज़ाना चंद सौ की तादाद तक थे वो 6,000 रोज़ाना तक पहुँचे। तो अब जो ख़तरे की बात यह है कि इस वक्त हम 4-5 हज़ार की केसेस की डेली लिमिट के ऊपर हैं। तो अगर हम अब हमने SOPs को ना फॉलो किया और बदएहतियाती की जिस तरह हम कर रहे हैं, तो ख़तरा ये है कि हमारा हिंदुस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है उसकी तरह हाल ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अब 100-200 केस रोज़ाना नहीं है, बल्कि वो 5-6 हज़ार केस रोज़ाना है। तो मेरी दरख्वास्त है सभी से, शरह अमवात तो तशवीशनाक है, लेकिन पॉजिटिविटी अगर नेगेटिविटी देखें तो वो तो हम प्लेटो कर चुके हैं। देखिए, वो ये हमने सारा कुछ पिछले साल रमज़ान के आखिरी 10 दिनों से पहले भी कर लिया था। तो मुझे ये डर यही है कि जब अगर हमने इन एहतियाती इक़दामात पे अमल ना किया
तो पिछले साल भी हमने ये सारा बैलेंस कर लिया था, कम होने शुरू हो गए थे और उसके बाद ईद की वजह से दोबारा उसमें बहुत बड़ी पीक आई थी और चंद सौ केसेस रोज़ाना से हम 6000 केसेस रोज़ाना पे चले गए थे। तो अब मेरा जो पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त हम 5-6 हज़ार केसेस रोज़ाना पे हैं, 200-300 केसेस रोज़ाना पर नहीं है। तो अब खुदा न खास्ता बदएहतियाती हुई तो ये फिर कई गुना ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे, जिसको संभालने की हमारे पास अहलियत नहीं है, हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं है कि हम इतना बड़ा लोड बर्दाश्त कर सकें। तो इस वजह से इस ईद को जरा इस तरह समझिए कि ये किसी जंग के ज़माने की ईद है, जब हमने उस तरह ईद नहीं करनी जिस तरह हम ज़माना अमल में करते हैं। और अगर आपने ईद के कपड़े पुराने भी पहन लिए इस साल तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपकी जान, आपके घर वालों की जान सबसे ज़्यादा कीमती है और आपके अमल की वजह से दूसरे लोगों की भी जानें बच सकती हैं। लेकिन उस अखलाकी मेराज तक पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार है, ये भी एक सवाल है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मुख्तार साहब, आप क्या समझते हैं कि जब पहली और दूसरी लहर के दौरान हमें डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया गया कि जो बच्चे हैं, कम उम्र के अफराद हैं, वो शिकार कम होते हैं लेकिन कैरियर ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ये देखने में आया कि वो भी शिकार होने लगे और उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, तो ये तीसरी लहर में तब्दीली क्या है जिसकी वजह से बच्चे शिकार हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया और मेरे ख्याल में जवाद साहब ने आपको एक बहुत ही अच्छा स्केच दे दिया, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं। मैं मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट हूं, तो मैं आपको इस वायरस की जो है ना, जो मेन इशू है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, हमारी पब्लिक नहीं समझ पा रही, हम उनको सही तरीके से साइंसी तरीके से नहीं बता पा रहे। देखिए, वायरस ऐसे है जैसे मट्टी के ज़रे फ़ज़ा में है, जो है ना, एक आदमी जो इन्फेक्टेड है या वो आदमी जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, वो लोग जब बाहर घूम रहे हैं, दे आर कैरिंग द वायरस। जहां पे वो सनीज करेगा, इन थाउजेंड्स जो है ना उसने पार्टिकल जो है ना फिजा में छोड़ देने हैं और जिस आदमी के साथ है वो उसके आई मीन कैन गेट इट, क्योंकि वायरस में कोई जान तो नहीं होती, ये बैक्टीरिया फंजाई की तरह नहीं है, ये जर्रा है जिसको कोई भी जिंदा खुलिया चाहिए उसमें ये जाएगा और खास तौर पर हमारे जो लंग सेल्स हैं उनमें ये जाता है। अब आपने मुझे बच्चों के बारे में पूछा, देखें ये हर वायरस की ख्वाहिश है कि वो अपने आप को चेंज करता है और चेंज वो इसलिए करता है कि वो अपनी इन्फेक्टिविटी को बढ़ा सके। मोस्टली बहुत ज्यादा वायरसेस इसी तरह जो है ना वो खत्म हो जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ही उनको खत्म कर देता है। ये पहली बार तारीख में हो रहा है कि ये कोविड-19 फैलाने वाला वायरस, इसके जो वेरिएंट आ रहे हैं वो पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, इसलिए हमारे यहाँ जिसे अब हमें तो ये बताया जाता है कि वायरस जब अपनी शक्ल तब्दील करता है या तो वो कमजोर हो जाता है या कुछ मजबूत हो जाता है, लेकिन वो वक्त एक ऐसा आता है कि जब वो कमजोर होता है। लेकिन हम ये देखें कि इसके जितने वेरिएंट्स आ चुके हैं, जितनी नई अश्काल आ चुकी हैं, बरतानवी ले लें, ईरानी ले लें, अफ्रीकन ले लें, ब्राजीलियन ले लें, ये तो मजीद इफेक्टेड होता जा रहा है। तो इससे बचाव का तरीका क्या होगा और ये जो मजबूत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह क्या है? देखिए जी, ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है ना, इसको अभी वायरोलॉजिस्ट भी सही तरीके से नहीं समझ पा रहे। उसका इशू ये है कि ये जनरल जो प्रिंसिपल्स ऑफ वायरोलॉजी हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ वायरस रेप्लिकेशंस हैं, उनको ये फॉलो नहीं करता। जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि पहले बच्चे कैरियर थे, अब बच्चे इन्फेक्ट होने लग गए क्योंकि इस वायरस ने अपने आप में ये तब्दीली लेके आ गया। अब इशू ये है कि इनसे बचने का तरीका तो बड़ा सिंपल है और हम उस पे अपने आप को, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने इसमें बड़ी सक्सेस स्टोरी एग्जिस्ट करती है। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि अगर हमारे लोग, आपने फरमाया कि कुछ हमारी बहनें बेटियां जो है ना, दे आर ऑन द स्ट्रीट टू लुक फॉर द शॉपिंग, मेरे ख्याल में तो उनको स्पेसिफिकली, आज वैसे मदर डे भी है, दे शुड सिट विद देयर मदर, स्पेंड टाइम ओवर देयर। आई एम सॉरी फॉर दिस, इट्स नॉट फॉर लेडीज, बल्कि हमारे जो लड़के भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, वो भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते सही तरीके से। अदरवाइज पाकिस्तान का देखें, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है।
आपके हमसाए में 25% ऑफ द एक्शन, पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, लेकिन इस वक्त जो 25% जो डेथ्स हो रही हैं, जो इन्फेक्शन रेट चल रहा है, वो इंडिया में है। और पाकिस्तानी कौम का भी जेनेटिक पूल वही है, वही इम्यून सिस्टम है, वही जो है ना इस अपना सेटअप है। अगर हम अपने आप को सही ना करेंगे, खुदा ना करे, अगर कोई ऐसा वायरस स्ट्रेन हमारे मुल्क में आ जाता है तो वी कैन बी इन बिग ट्रबल। तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल में हमें जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं, जो SOPs हैं, हमें वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए ताकि हम हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो किस हद तक तसल्ली बख्श हैं। रुख करेंगे डॉक्टर सोमिया की जानिब। डॉक्टर सोमिया साहिबा, आप मेंबर भी हैं कोरोना एडवाइजरी कमेटी की, तो हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए वो किस हद तक तसल्ली बख्श थे, या फिर उन्हें कुछ तब्दील किया जाता तब तसल्ली बख्श होते, या जो किए गए अवाम ने उस पर अमल दरामद भी किया इसलिए तसल्ली बख्श नहीं है? थैंक यू जी। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम एड्रेस करें कि जो मेजर्स लिए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वो इफेक्टिव है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये होती है कि मेजर्स इन प्लेस हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो आपने पिछली भी जिक्र कर रहे थे कि पिछली ईद पे भी हमने देखा कि लोगों ने SOPs को बिल्कुल भी मजबूती खातिर नहीं रखा है। देयर वाज फ्री इंटरमिंगलिंग और सोशलाइजेशन की, जिसकी वजह से केसेस बढ़ गए थे। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा हुकूमत ने ईद से पहले ही, आपको पता है, कि स्ट्रेटेजी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। मैं क्योंकि पंजाब के एरिया में काम करती हूँ, तो इस वक्त पाकिस्तान और में बिलखुसूस पंजाब में केसेस का नंबर भी ज़्यादा है। तो इनको करने के लिए जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, जिनमें कारोबारी मराकज़ को बंद किया गया है, ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शन की गई है, टाइमिंग मार्केट से लिमिट किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है। फ्लैग मार्च भी किया जाता है, फाइन भी इम्पोज किए जा रहे हैं, अरेस्ट भी किया गया है, सील भी किया गया है कारोबारी मराकज़ को। और ये कोई अच्छे अमल नहीं होते, इनसे खुश नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये करने ज़रूरी है ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें कि देयर इज़ अ लॉ एंड उसको सुपरवाइज है ये सारी एक्टिविटीज़, और इनको करने से आप सबका भला है और इन पर अमल करना ज़रूरी है। मैं थोड़ी सी चीज़ सिर्फ ऐड करना चाह रही थी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपने सवाल किया चिल्ड्रन के मोर अफेक्टेड होने के हवाले से। तो आपको पता है कि पिछली 2 वेव्स में दुनिया भर में जो नंबर ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है वो कम इन्फेक्टेड थी और लेस देन 10% बच्चों के अंदर आपको इन्फेक्शन का रेट मिल रहा था। लेकिन दुनिया भर में अब जो इन्फेक्शन का रेट है वो बच्चों में ज़्यादा है और 20 to 40% लोग जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के हैं वो भी इनसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 8 से 14 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ तो अभी वैक्सीनेशन थोड़ी स्लो है, लेकिन बहुत सारे ममालिक जिनमें वैक्सीनेशन का अमल है उसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को फिलहाल वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा। दूसरी वजह ये है कि जो ये वाला नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, जैसे ही अपनी वायरस का बदल रहा है, हो रहा है और डिफरेंट पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि लोगों के रवैये बड़े कैजुअल हो गए हैं। बच्चे आमतौर से ज्यादा अटैक होते हैं और अगर माएँ पॉजिटिव हैं तो वो बच्चों को अपने साथ रवैये तो तब्दील होना एक अमर ऐसा है कि जिसमें इंसानी तौर पर जो खसलत है वो भी पनपना शुरू हो जाती है कि लोग उकताहट का शिकार हो जाते हैं कि साइकोलॉजिकल तौर पर अगर देखा जाए तो एक लंबा अरसा किसी SOP को फॉलो करना हो और वह आपकी आदात व अतवार में शामिल ना हो पाए तो फिर आप उससे उकताहट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आगही को बेहतर करने की ज़रूरत है और उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बताने की ज़रूरत है कि इस पर अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कितनी मुश्किलात हो सकेंगी। डॉक्टर सोमिया साहिबा, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। डॉक्टर जवाद साहब, आप क्या समझते हैं कि तीसरी लहर की जो शिद्दत है वो कितना अरसा बरकरार रह सकती है और इसकी शिद्दत कम किस तरीके से हो सकती है? जी, इसकी शिद्दत तो हम खुद कम कर सकते हैं अगर हम 2 हफ्ते सख्ती के साथ SOPs पर अमल करें, यानी कि मास्क पहने जब भी बाहर जाएं, गैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में दावतें ना करें, किसी के घर दावतों में ना जाएं। ईद के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हम 2 हफ्ते के अंदर इसकी ट्रांसमिशन को तोड़ सकते हैं और इसको मैनेजेबल हद तक नीचे की तरफ ला सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम इन हदायत पर अमल नहीं करते या इन हिफाजती इक़दामात को अपनी अहमियत नहीं देते तो फिर कोई भी शख्स आपको ये
बता नहीं सकेगा कि ये जो राइज है केसेस की वो कब तक होगी। हमारे साथ इंडिया की मिसाल है, पिछले कोई 8-10 दिन हो गए हैं तकरीबन, अब उनको रोज़ाना 4 लाख से ऊपर उनके केसेस आ रहे हैं और ये बहुत बड़े केसेस एक डेली नंबर है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा नंबर नहीं आया, 3000 से 4000 चला जाना वो भी 4000 तक। जी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। हम सारे लोग, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ डेथ्स और टोटल नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगर आबादी के तनासुब से देखें तो 2 और ममालिक इसी हित्ते के अंदर, जो श्रीलंका है, नेपाल है, वो हिंदुस्तान के बिल्कुल करीब करीब पहुँचे हुए हैं रोज़ाना केसेस की तादाद में अपनी आबादी के तनासुब के साथ। तो उनके इंतजामात, उनकी फैसिलिटीज़ भी उसी तरह कम है जितनी उनकी आबादी है। तो वो भी बड़े ख़तरनाक लेवल तक 3 ममालिक इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर डेंजरस पार्ट के अंदर हैं। तो हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए और हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह ऑलरेडी 70-80% कैपेसिटी के ऊपर, कोरोना की कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। तो हमारे पास इतना रूम टू मैनूवर नहीं है, हमारा सेफ्टी वॉल्व इतना बड़ा नहीं है। अगर आप 70-80% पे ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो 10-20% तो आपकी चीज़ों के ख़राब होने का मार्जिन होता है कि अगर एक दिन वेंटिलेटर ख़राब हो गया, 2 वेंटिलेटर ख़राब हो गए, तो ये इतना ही मार्जिन होता है। तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ, और अपने से ज़्यादा अपने अजीज़ों, अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के साथ हमें ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए। आज के दिन हैदराबाद सिंध के अंदर एक इंतहाई नौजवान डॉक्टर जो पोलियो के अंदर काम करते थे, वो उनकी शहादत हुई है कोरोना के हाथों। और मेरे अपने एक तालिब इल्म जो डॉक्टर ही हैं, वो वहाँ पे इस वक्त एक सीरियस सिचुएशन के अंदर हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, ICU के अंदर। ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते थे, लेकिन दूसरे लोगों की बदएहतियातियों की वजह से वो आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं या उस ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब आप अपने ये कहते हैं कि आपको परवाह नहीं है कोरोना की, तो आपको तो परवाह नहीं होगी, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोगों को ज़िंदगी की परवाह है, उनकी फैमिलीज़ हैं। और जब फिर आप बीमार होकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इतना बड़ा रश हो जाता है डॉक्टर्स के पास मरीज़ों का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फिर डॉक्टर की ज़िंदगी खुद अपने ख़तरे पे आ जाती है। तो बराए करम आप बहादुर होंगे, आप बड़े मजबूत होंगे, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं हो सकता है वो इतने मजबूत ना हो, तो उनका ख्याल रखिए। इस ईद को आम ईद की तरह ना मनाइए। इस ईद को ये समझिए कि मैंने अपने लोगों की जान बचानी है, अपने कौम की जान बचानी है। ये नुक्ता समझते हुए कितना अरसा लगेगा, ये सवाल है कि हम इतना अरसा ये बता चुके कि अगर आप मजबूत हैं, आप कवी हैं, आप बहादुर हैं, आप निडर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ वाला भी वैसी ही कुव्वत इरादी रखता है। अगर आप मजबूत होंगे, आपको मौत का डर नहीं होगा, तो दूसरों की जान खतरे में डालने का इख्तियार आपको किसने दिया? आपको एहतियात करनी है, आपको एहतियात का दामन थामना है, जिसकी वजह से आपके साथ वाला महफूज है, साथ वाला महफूज है तो मुआशरा महफूज है, मुआशरा महफूज है तो हम बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी पर मजीद करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पर वायरस का फैलाव तेज हो रहा है, वहीं पर वैक्सीनेशन का अमल किस हद तक सुस्त रवि का शिकार है, वैक्सीनेशन किस हद तक इफेक्टिव है, इसको लेकर भी अवाम के जहन में एक तजब्जुब है। तो उसका हल क्या होगा, आवाम को माइल किस तरीके से किया जा सकेगा? डॉक्टर मुख्तार साहब, जब वेरिएंट तब्दील हो और वैक्सीनेशन उसी दौरान चल रही है, तो जो मौजूदा वैक्सीन है वो किस हद तक असरअंदाज होती है? ये साइंटिस्ट भी इसको लेकर अभी मखमसे का शिकार हैं, अवाम भी उसी तरफ माइल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव है, और सेकेंड म्यूटेंट और ये दूसरे वेरिएंट्स के साथ साथ ये किस हद तक इफेक्टिव होगी या इसे बनाया जा सकता है? जी, इसमें अर्ज ये है कि वैक्सीन्स बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त 10 मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, मैसेंजर RNA वैक्सीन है, और इसके साथ ये जो हमारे पास साइनोफार्म की वैक्सीन्स है। सो ऑल दीज वैक्सीन्स आर कमिंग। तो अभी इस पे जो प्रिलिमिनरी डेटा है वो यही शो करता है कि ये जो वैक्सीन्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं वे इन वेरिएंट्स को रोकती हैं, लेकिन इट्स नॉट फॉर श्योर, इट्स येट टू बी सीन। लेकिन अगर ओवरऑल वैक्सीन्स को देखा जाए तो उसमें जो सबसे ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है वो mRNA की टेक्नोलॉजी है।
और इसी वजह से अभी आपने भी सुना होगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मिलकर गए हैं कि उन्होंने कहा है कि यार ये जो वैक्सीन्स हैं इन पे पेटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल होता यह है कि जो भी कंपनी वैक्सीन बनाती है वो 20 साल तक 10 से 20 साल तक उसका पेटेंट होता है। अगर ये हो जाता है तो देन देयर विल बी मोर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वैक्सीन। लेकिन मैं 1 मिनट और आपको अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए पिछले 9 हफ्ते से जो ग्राफ है इन्फेक्शन का, ऑलमोस्ट हर हफ्ते 57 लाख से ज्यादा लोग जो है ना दुनिया में इन्फेक्ट हो रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस के वैक्सीन आ गई हैं, वैक्सीनेशन दुनिया में शुरू हो चुकी है। उसकी रीजन ये है कि वैक्सीन सही तरीके से दुनिया में सप्लाई नहीं हो रही। अमेरिका में तो ये बात सही है कि 36% ऑफ दी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उनमें 1% से भी लेस लोगों को वैक्सीन मिली है। और उसके साथ साथ इश्यूज जो आ रहे हैं वो ये है कि ये वैक्सीन कंस्पायरेसी, एंटी वैक्सर एंड थिंग लाइक दिस वन। सो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि अगर आपको वैक्सीन मिलती है यू गेट इट, एटलीस्ट यू विल बी हैविंग सम प्रोटेक्शन। सही। डॉक्टर सोमिया साहिबा, आप क्या राय रखती हैं कि जिस तरह बात हो रही है वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से, उसकी सप्लाई के हवाले से जो इस वक्त मुतफर्रिक राय पाई जाती है, जो इस वक्त बराबरी का रवैया अपनाया नहीं जाता, उसके खात्मे के लिए हुकूमत के इकदाम क्या हैं? जो वैक्सीन की प्रोटेक्शन है और उसकी सप्लाई है वो भी किसी रूल के हिसाब से है। जाहिर है जो कंट्री में नंबर ऑफ केसेस बहुत है उनको वैक्सीन जहाँ पे डिजीज रैम्पेंट है वहाँ पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर। और सेकेंडली जो कुछ ममालिक जहाँ पे वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है, जाहिर है वो अपने ममालिक में पहले वैक्सीनेशन देते हैं और उसके बाद बाकी ममालिक की बात आती है। तो ये जो इनइक्वालिटी ऑफ वैक्सीन है इसको वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल पर देखा तो जा रहा है, लेकिन हमारा काम इस वक्त ये है कि वैक्सीन एक तो एडवोकेसी करें, लोगों को माइल करें कि जितनी भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है कम से कम उसको तो बरूए कार लाएं। और सेकेंडली ये मत समझें कि अगर वैक्सीन नहीं लगी या वैक्सीन लगवा ली है तो हमने फिर SOPs को फॉलो नहीं करना। एहतियाती तदाबीर फिर भी इन प्लेस रखने की जरूरत है। अभी आपने सवाल किया था यासर कि क्या वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन काम करेगी। देखिए वेरिएंट्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, क्योंकि जो इम्यूनिटी वैक्सीन के तौर पर जाहिर होती है वैक्सीन के रद्द-ए-अमल के, वो एक ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी होती है जो कि इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं। जो वेरिएंट्स हैं उनमें जो माइन्यूट चेंजेस होती हैं वो कई दफा वैक्सीन उनको कवर कर लेती है, लेकिन अगर मेजर चेंज होती है वेरिएंट में तो वो वैक्सीन एस्केप में चले जाते हैं। और आज जैसे कि अभी डॉक्टर मुख्तार ने भी आपसे शेयर किया कि तेजी से वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है और वेरिएंट्स को कवर करने के लिए नई वैक्सीन की डेवलपमेंट भी की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास अब सिस्टम इन प्लेस है वैक्सीन प्रोग्राम का। लेकिन डॉक्टर सोमिया साहिबा, आप ये देख लें कि 2 लाख तक भी रीच पहुंच जाना और रोजाना की बुनियाद पे 2 लाख भी होते रहे तो 1 साल के अंदर तकरीबन 7 करोड़ अफराद होंगे। हमें तो 5-6 साल लग जाएंगे अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो। जी देखिए, लेकिन ये आप ये भी देखें कि जब हमने शुरू किया था वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो कुछ 100 लोगों से वैक्सीनेशन हुई थी और अब इसको हमने बढ़ा के 2 लाख पे ले आए हैं। तो इन द नियर फ्यूचर जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी, जैसे अभी आपने देखा कि एस्ट्राजेनेका की भी एक टेप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कल मौसूल हुई है और वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल की है। जैसे जैसे स्पुतनिक 5 को भी ड्रैप ने अप्रूव कर दिया। जी, स्पुतनिक 5 प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी अवेलेबल है और प्राइवेट फैसिलिटीज में लगाई जा रही है। साइनो वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है, एस्ट्राजेनेका भी अप्रूव हो गई है, साइनोफार्म की तरफ से साइनोफार्म और साइनोवैक 2 अप्रूव हो चुकी हैं। और ये सब जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होगी हम अपने नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड लोगों को बढ़ा सकेंगे। डॉक्टर साहब, प्राइवेट की जब बात हो रही है तो उसी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं। जब ये आपने अभी 2 डोजेस का हुकूमत ने 8,490 रुपए मेरे ख्याल से 2 डोजेस के अभी तक कंफर्म किए हैं ड्रैप की जानिब से जो इजरा किया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये पिछली बार हुकूमत ने ऐलान किया था तो तब ये प्राइवेट जो लोग थे ये चले गए थे सिंध हाई कोर्ट में इसकी कीमत को लेकर। तो अब क्या कीमत पर सारा फॉर्मूला तय पा गया है फहमो तफहीम के साथ? देखिए, मैं इसके मुतालिक अवेयर तो नहीं हूँ, आपको बता तो नहीं सकती, लेकिन ये तमाम रेगुलेशन जो हैं ये ड्रैफ्ट लुक आफ्टर कर रहा होता है और वो कीमत को
स्टैंडर्डाइज करेंगे इन ऑल द प्राइवेट सेक्टर, टेकिंग इन व्यू कि कितनी कॉस्ट आ रही है, उस पर कितने टैक्सेस हैं, और फिर एक मिनिमल सा प्रॉफिट मार्जिन रख के प्राइवेट सेक्टर में इसको किया। सही। डॉक्टर जवाद साहब, आप कोरोना वैक्सीन के अमल से जो इस वक्त चल रहा है और डेली बेसिस पे जितनी डोजेस लगाई जा रही हैं उससे किस हद तक मुतमईन हैं, और आप क्या समझते हैं कि अवाम अभी तक जो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कॉन्स्पिरेसी थीरीज को लेकर या मुख्तलिफ उमूर को लेकर, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम सवाल है और उसका ये है कि इस वक्त तकरीबन 33 लाख वैक्सीन्स की डोजेज़ लग चुके हैं पाकिस्तान में, और अभी तक जो मोस्टली वैक्सीन्स हमारा मेजॉरिटी लग रही है वो 2 डोजेज़ वाली वैक्सीन है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये तो पाकिस्तान की अभी 1% आबादी को भी हम वैक्सीन लेवल तक नहीं पहुँचे। हमें, मैं ये नहीं कहता कितनी देर लगेगी, लेकिन हमें बड़ी फोकस हो के अपने वैक्सीनेशन की तादाद को बढ़ाना चाहिए, और हमने इसको 40 साल की उम्र तक तो ले आए हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें पहले फोकस बड़ी उम्र के लोगों पे ज़्यादा करना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर 50 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों में ज़्यादा शरह अमवात है एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन के, तो नंबर तो हमने अगर बढ़ा भी लिया 20 साल 30 साल और यंगर पॉपुलेशन को लगा के वैक्सीन, तो वो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा कि जब हम अगर खुदा नास्ता इसकी कोई अगली वेव आती है तो उसमें हम शरह अमवात को कम कर दें। सबको लगनी चाहिए, लेकिन रफ्तार इससे अभी बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4-5 वैक्सीन्स आ गई हुई हैं, और जिस तरह डॉक्टर मुख्तार ने ये बात कही है कि जौन सी भी वैक्सीन आपको मिलती है वो बेहतर है ना वैक्सीन मिलने से। तो इससे ना घबराइए कि ये एस्ट्राजेनेका है, ये साइनोफार्म है, ये कौन सी है, स्पुतनिक है, जो भी आपको अवेलेबल है वो लगवा लीजिए। अगर जिस तरह 0% प्रोटेक्शन है इस वक्त जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, तो जब वो कोई भी वैक्सीन लगवा लेंगे तो बेशक वो 60-70%, 80% तक तो उनकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसका फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो नई तहकीक आ रही है, वो ये है कि ना सिर्फ जो वैक्सीन्स हैं वो आपको बीमार होने से बचाती हैं, बल्कि आपके थ्रू किसी और को ना लगे उसको भी वो प्रिवेंट करती हैं, यानी कि ट्रांसमिशन को भी रोकती हैं। ना सिर्फ आपको बीमार होने से, बल्कि एज ए कम्युनिटी, एज ए पॉपुलेशन भी ट्रांसमिशन रेट कम करती हैं। तो अगेन वो जो है हमें इज्तिमाई जिम्मेदारी का सोचना चाहिए, और ये वैक्सीन जो जिसको अवेलेबल हो रही है वो फौरी तौर पर उसको लगवा लें। सही। डॉक्टर मुख्तार साहब, आप क्या राय रखते हैं कि जब स्टार्ट पे कोविड के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और बाद में आवाम को समझाने के लिए हुकूमत की जानिब से भी एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई थी, मोबाइल्स की रिंग टोन पे भी वो कैंपेन चलाई गई, उसके अलावा आप टीवी में, इश्तिहारों में और आवाम को बाकायदा तौर पर समझाया गया, लेकिन वैक्सीन को लेकर वैसी मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं चलाई गई। वैक्सीन के हवाले से जो अब तक के पैगामात हैं, क्या आप सिर्फ उसी पैगामात पे इक्तफा कर सकते हैं? हुकूमती इक़दामात से आप मुतमईन? जी, एक जो सबसे ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरे ख्याल में जो हमारे वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना, जिसे हम वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, कि ये साइनोफार्म की वैक्सीन आना इट्स ए ब्लेसिंग। अगर इन सब वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल हैं उनको देखा जाए तो जो सबसे क्लासिकल वे में डेवलप हुई है वो साइनोफार्म की वैक्सीन है। अब ये आपकी जो है ना कि एंटी वैक्सर फीलिंग, ये हमारे लिए बड़ा इशू है। हम पहले ही पोलियो को नहीं खत्म कर पा रहे, दुनिया में, सारी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क ऐसे रह चुके हैं जिसमें जो है ना हमारे वो लोग जो वैक्सीन के अगेंस्ट हैं उनके नेगेटिव नजरियात की वजह से हमें इशू आ रहा है। इसका हल यही है, हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर सोमिया साहबा आज हमारे साथ तशरीफ रखती हैं और ये एडवाइस भी करती हैं गवर्नमेंट को। आई थिंक इट विल बी गुड कि हम जो है ना अपने मुल्क में जब वैक्सीन बनाने लग जाएंगे जो है ना, तो वो लोग जो वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं करते उनको भी हम समझा सकेंगे कि यार आके देखो, इसमें कोई चिप नहीं डाली जा रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दैट इज द पाथ वी हैव टू फॉलो। इन द मीन वाइल, social scientists, they should be involved in this one.
यही नहीं कि जो गवर्नमेंट है या क्लिनिक्स के लोग हैं, पब्लिक हेल्थ के, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, तो सोशल साइंटिस्ट को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर सोमिया साहिबा, आपकी जानिब रुख करूंगा। जिस तरह डॉक्टर मुख्तार साहब कह रहे हैं कि आपकी जानिब से भी सिफारिशात पेश की जाती हैं, तो ये कोरोना वैक्सीन को लेकर मुनज़्ज़म क्या कंपेन नहीं चलाई जानी चाहिए थी? अवाम को समझाना नहीं चाहिए था एक बेहतर अंदाज से, ताकि अवाम को इस बात का इदराक होता कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल चलानी चाहिए थी और चलाई जा भी रही है। अगर आप टेलीविजन और सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और MCOC की तरफ से। लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि कोरोना के हवाले से जो आगही कैंपेन थी और वैक्सीन के हवाले से जो आगही कैंपेन है, ये दोनों में मवाजना किया जा सकता है? देखिए, कोरोना तो क्योंकि पिछले 1 साल से जारी है और वैक्सीन का अमल अभी कुछ माह से ही शुरू हुआ है, तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो शायद हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन मैसेजेस की इफेक्टिवनेस की बात करें तो आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड कैंपेन है जो लोगों पर बहुत असर छोड़ती है। आपने भी देखा होगा और इसको फर्दर एनहांस भी किया जा रहा है। हम जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आकर वैक्सीन एडवोकेसी की बात करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं। मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में, जैसे आज के मीडिया प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की तरफ माइल जाएं। और ये जो एक बिहेवियरल चेंज और लोगों को SOPs पे फॉलो करना, वैक्सीन की तरफ आना, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो ये एक रिपीटेड मैसेज जाना चाहिए और हम इसको एनहांस भी करेंगे। आपका जो कंसर्न है, आई एम श्योर कि मैं वो पहुंचाऊंगी भी अथॉरिटीज को। हम फर्दर इम्प्रूव करेंगे अपनी वैक्सीनेशन एडवोकेसी की कैंपेन को, और स्पेशली जैसे डॉक्टर जवाद ने अभी बात की कि हमें अपनी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे एल्डरली शामिल हैं, उनको इनकरेज करने की जरूरत है कि वो वैक्सीनेशन कराएं। बिकॉज हमें पता है कि कोमॉर्बिडिटीज की वजह से उनमें ज्यादा सीवियर बीमारी होने के चांसेस होते हैं और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होकर उनका डेथ रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसकी रफ्तार भी तेज की जाएगी और मुनज़्ज़म कैंपेन भी चलाई जाएगी। डॉक्टर जवाद साहब, जिस तरीके से इस वक्त ईद की शॉपिंग हुई है और जिस तरीके से SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और अवाम ने वो संजीदगी नहीं दिखाई, आप किस खदशे का इजहार करेंगे कि आज से 10 या 12 दिन बाद इन्फेक्टिविटी रेट जो है उसमें किस हद तक इजाफा हो सकता है? देखिए, मैं अगर पिछले साल से ही मुकाबला करूं, जब ये हमने बिल्कुल ईद के ऊपर, ईद उल फितर पे यही काम किया था कि तो हमारे केसेस की जो तादाद में तकरीबन 300-400 रोज़ाना की से हम जंप किया था, हमने 6000 रोज़ाना के ऊपर। तो इस वक्त मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम 5-6 हज़ार रोज़ाना केसेस के ऊपर हैं। हम तो थोड़ा सा भी इजाफा अफोर्ड नहीं कर सकते कि खुदा नास्ता 10 या 20 हज़ार रोज़ाना केसेस के नंबर पर आए। ये कोई इतने बड़े नंबर नहीं है। अगर हम अपने साथ ईरान की तरफ देखें, तो टर्की की तरफ देखें, वहाँ ये नंबर आते रहे हैं और उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर ये प्रेशर्स पड़ गया है। हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी अपनी पीक या अपनी कैपेसिटी के करीब पहुंचे हुए हैं, तो हमारे पास अब जगह नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये मैं दोबारा यही कहूँगा कि बहुत लोगों ने गैर जिम्मेदारी की, बाज़ारों के अंदर वीडियोज़ हमने देखी हैं, सारा कुछ देखा है। अभी भी मौका है, संभल जाएँ, अभी भी मौका है, संभल जाए, SOPs पर अमल दरामद करें, खुदारा एहतियात करें। एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर मुख्तार साहब से। मुख्तार साहब, दुनिया के बेशतर ममालिक में ऐसी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, चाहे वो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं, कि जो अभी भी ये समझते हैं कोरोना फ्रॉड है। बरतानिया की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान में भी कुछ तबका ऐसा है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए मेरा पैगाम ये होगा कि उनको वायरोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, कि वो ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको हमेशा हम इग्नोर करते रहे हैं। देखें जी, वायरस एग्जिस्ट करते हैं और अगर उनको देखना चाहिए कि 1918 में भी एग्जैक्टली इसी टाइप का रेस्पिरेटरी वायरस था जिसने 50 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। And again we are having the problem. I think we have to look into this one कि हम किस तरीके से जो है ना इस वायरस से जान छुड़ा सकते हैं, बजाय इसके कि हम नेगेटिव हमें इदराक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अक्ल शऊर होना चाहिए, आगही होनी चाहिए और इतना समझने की सलाहियत होनी चाहिए कि हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है कम अज़ कम हम उसे तस्लीम कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना मोहम्मद जवाद साहब, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब और डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।